Hello everyone, myself Sagar Yadav. I am UGC NET JRF qualified in physical education and also I have completed my diploma in sports coaching from Patiala. So welcome to my channel. तो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम जो साई असिस्टेंट कोच की वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे जैसा कि मेरी एक्सपर्टीज रही है। मैंने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है और जो भी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एग्जाम्स होती हैं वो क्लियर की है। तो मुझे पता है किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें पॉइंट वाइज, जैसे अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में। पहला पॉइंट है क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेसलिंग के, यू डब्ल्यू 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 एफ आई, और किस तरीके से रेसलिंग इवॉल्व हुई। जैसे प्राचीन समय में किस तरीके से रेसलिंग होती थी अलग अलग सभ्यताओं में, वो हम पढ़ेंगे। और जो मेन फोकस आज हमारा रहेगा वो इसी टॉपिक पर रहेगा। ये जो पहला पॉइंट है क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और हम पूरा टॉपिक करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस है क्रॉनिकल्स ऑफ डिफरेंट रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की रूल बुक, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या रहता है, डब्ल्यू एफ आई और उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या रहता है, कौन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रेसलिंग रूल्स। इस तरीके से हम पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन नोट पा जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक क्विक जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो इतिहास है कुश्ती का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है, हमें पुराने समय में भी जो कुश्ती है उसके साक्ष्य मिलते हैं अलग अलग सभ्यताओं में। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है लगभग 15 से 20 हजार साल पुराना इतिहास रहा है कुश्ती का। जैसे हम इवॉल्व हुए हैं किस तरीके से, पहले जो आदि मानव रहे वो सेल्फ डिफेंस के लिए या कुश्ती का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कुछ एविडेंस देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जैसे दक्षिण फ्रांस में हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ पर केव्स है, गुफाएं हैं, वहाँ पर जो रेसलिंग है उसके पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ टेक्निक्स के जो पिक्चर वो हमको देखने को मिलते हैं। ये दर्शाता है कि उस सभ्यता में भी कुश्ती थी, प्रचलित थी, ठीक है। उसके बाद जो कांस्य की मूर्तियां हैं और जो बेल्ट रेसलिंग है उसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं अलग अलग सभ्यताओं में। प्राचीन मिस्र में हमें जो मकबरे हैं, बेनी हसन, सकारा के जो मकबरे हैं वहां पर भित्त चित्र देखने को मिलते हैं। भित्त चित्र मतलब वॉल पेंटिंग होती है, ठीक है। वॉल के ऊपर पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी कुश्ती की, और जो उनकी अलग अलग जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कुश्ती की जो होती है वो हमको इन भित्त चित्रों में देखने को मिलती है। जिजित्सु और अलग अलग टेक्निकें, जो टेक्निक्स रहती है वो दर्शाई गई यहाँ पर। यूनान में भी हमें देखने को मिलता है। जो रेसलिंग है एंशियंट ओलंपिक में स्टार्ट हुई थी 708 बीसी में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर रेसलिंग स्टार्ट हुई थी, हम आगे पढ़ेंगे एंशियंट ओलंपिक में। वैसे पहले समय में बहुत से जो एंशियंट पुराना एंशियंट टाइम जो था वहाँ पर बहुत सारे गेम्स चलते थे। फॉर एग्जाम्पल स्थामियन गेम्स, पाइथेनियन गेम्स, ठीक है। अलग अलग गॉड्स के ऑनर में किया जाता था, जैसे गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ सी। जैसे हमारे हिंदू सभ्यता में समुद्र देवता, ठीक है, सूर्य देवता बोलते हैं। तो ऐसी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग जो वहाँ के ईश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं, उनकी याद में अलग अलग गेम्स कराए जाते थे। और उस समय ये भी रहता था कि जितने समय अवधि के लिए वो गेम्स चलते थे तो वहां पर वॉर उस समय नहीं होती थी। एक तरीके से मोटिव तब भी यही था कि एक फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे सभी जो देश हैं, जो शासक हैं उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बना हुआ रहे, ठीक है। 708 बीसी में स्टार्ट हुई थी। और पेंटाथलॉन मतलब 5 इवेंट होते थे, तो उसमें जो लास्ट इवेंट होता था वो रेसलिंग रहता था, वो डिसाइडिंग इवेंट रहता था। हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे हम प्राचीन यूनान के बारे में पढ़ रहे थे, 18वें ओलंपियाड में शामिल हुआ था 708 बीसी में।
और लगभग 3 बार अगर फॉल हम गिरा देते थे, अपोनेंट को अगर अपन गिरा देते हैं हम, तो विजेता घोषित कर दिया जाता था। और अलग अलग उसके भी रूल्स थे, जैसे प्रतिद्वंदी को अखाड़े की सीमा के बाहर धकेलना तो उसके पॉइंट थे, पीठ जमीन से लगाना, जैसा कि हम बायफॉल जो मॉडर्न रेसलिंग रूल्स है उसमें बोलते हैं, ठीक है। और प्राचीन एशिया एशिया में भी हमें चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं जो रूल्स है उसको मॉडिफाई किया गया, जैसे एक जो सिंघों के प्रहार से एक ये रणनीति थी युद्ध करने की, तो इसको खेल के रूप में कन्वर्ट किया गया और खेला जाता था चाइना में। उसके बाद भारत में भी मल्ल क्रीड़ा और मल्ल युद्ध नाम से फेमस था, कुश्ती के नाम से प्रसिद्ध था, हम एशिया स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो। उसके बाद फिर मध्यकाल में किस तरीके से प्रचलित हुआ ये कुश्ती खेल। अ, अब इसमें भी क्या हुआ, जो अलग अलग राजाएं थे, किसानों से लेकर राजा तक, मतलब हाँ लगभग जो कॉमन लोग थे देश के जो रहते थे वहां पर कुश्ती प्रचलित था। और 1520 ईस्वी में जो फ्रांस के, ड्रॉ लाइन एंड गॉट इट, हाँ तो जो 1520 ईस्वी में जो फ्रांसीसी प्रथम और इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी एट्थ, उनके बीच एक कुश्ती का जो मैच है, फ्रेंडली मैच वो हुआ। तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि कुश्ती बहुत फेमस थी मध्यकाल में भी। उसके बाद अलग अलग तरह की होती थी, जैसे ये गेरेसलिंग रिगेन, ठीक है। ये एक नियमों के साथ खेले जाने वाला कुश्ती का ही एक प्रारूप था, और एक सुरक्षित था, और मनोरंजन के उससे हम यहाँ पर कुश्ती खेले जाती थी। और दूसरा है ये कैम्फ्रेन, कैम्फ्रेन कर कर है, ये सैनिकों द्वारा आत्मरक्षा के लिए किए जाने वाला एक युद्ध कला थी, ठीक है। मतलब ये अलग अलग रेसलिंग के फॉर्म है, कहाँ कहीं पर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता था, कहीं पर रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फोक रेसलिंग, अब जो कुछ राजा महाराजा थे वो उसे एक असभ्य खेल मानते थे, ये मानकर उसे अवॉइड करते थे। और जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे, जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी, उनके बीच में अभी भी ये जो खेल है वो प्रचलित था, हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जापान में जिजुत्सु, फिर इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, जूडो बनाया गया, जिगारो कानू ने फिर जूडो का आविष्कार किया, ये भी बहुत फेमस हुआ, ओलंपिक स्पोर्ट है ये भी एक। जिजुत्सु भी एक गेम है जो अनआर्म्ड कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, मतलब वही, आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अपने शरीर का ही अंगों का इस्तेमाल करके युद्ध करना होता है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक कुश्ती जो है, अभी जो मोस्ट गोल्डन पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्रांसीसी कार्निवल सर्किट, ये 1830 के दशक में हुआ। इसमें जो सर्कस होते थे वहां पर जनरली जो आम जनता रहती थी उनको ऐसे ही शो में दिखाने के लिए जो कुश्ती है वो किया जाता था। हाँ, इस तरीके से ये फेमस हुआ फ्रांस में भी, सर्कस में, और इस तरीके से जो इवेंट्स होते थे वहां पर आम जनता को इनाम के लिए अपने ताकतवर पहलवानों से कुश्ती लड़ने की चुनौती देने लगे। हाँ वही, मतलब एज अ स्पोर्ट्स के रूप में ही ये इवॉल्व हुआ, कुछ प्राइज मनी वहां पर रखी जाती थी, और कुश्ती के जो मुकाबले हैं वो इस तरीके से इवेंट्स में, अलग अलग जो इवेंट्स होते थे वहां पर होते थे। उसके बाद ग्रीको रोमन रेसलिंग, अब ये कब इवॉल्व हुई, 1848 में, ठीक है। जीन एक्सब्रोयाट जो थे, एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, उन्होंने फ्लैट हैंड रेसलिंग बनाई, ठीक है। अब जनरली जो चोट लगती है वो रेसलिंग में मेजरली पाँव में हमारे, या फिर एंकल वाले एरिया में, नी वाले एरिया में लगती है, तो इन्होंने क्या करा था, थोड़ा सा सेफ बनाने के लिए जो बेल्ट एरिया है उसके ऊपर ही अटैक कर पाए, इस तरीके की जो ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती है वो इन्होंने स्टार्ट की, और ये फेमस हुई, ठीक है, फ्रांस में। उसके बाद फ्री स्टाइल रेसलिंग, अब इसका इवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ये प्रसिद्ध हुई और विकसित हुई। इसमें हम जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसका पैर भी पकड़ सकते हैं, और उसके बाद जो ग्राउंड रेसलिंग होती है वो भी इसमें होती है। तो ये जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है वो ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित हुई और फेमस हुई, और जो ग्रीको रोमन है उसको हम फ्रांस में बोल सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक में वापसी किस तरीके से हुई, 1896 में जो पियर डे कुबर्टी ने, जिसे जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है, एक एंशंट ओलंपिक था जो स्टार्ट हुआ था हमारा, जैसे हमने बताया था, स्टार्ट हुआ था वो 706 बीसी में,
706 बीसी में स्टार्ट हुआ था। मैं अभी डेट एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और जो एंड हुआ था वो 343 एडी में हुआ था। जो किंग किंग थियोडेशियस थे, उन्होंने ये गेम रुकवा दिए थे। उसके बाद फिर जो पियर डे कुबर्टिन है, उन्होंने ओलंपिक कमेटी का गठन किया 1894 में। ठीक है। और फिर फाइनली रीस्टार्ट हुए गेम्स 1896 में। ठीक है। लगभग 10 गेम थे फर्स्ट ओलंपिक में, और कुछ सीमित ही देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से रेसलिंग भी एक गेम था। जो ग्रीको रोमन रेसलिंग है, वो इसका हिस्सा रहा। रेसलिंग का जो ग्रीको रोमन फॉर्म है वो शामिल रहा। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेनिस, अलग अलग गेम्स थे उसमें फर्स्ट ओलंपिक में। फिर धीरे धीरे एड ऑन होते गए। हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद गोल्डन एज, हाँ, सबसे लोकप्रिय खेल बना। धीरे धीरे फेमस होते गया वर्ल्ड वाइड। अलग अलग जो फेमस रेसलर्स थे वो आए दुनिया के, और इसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ते गई। और विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी कमी आने लगी दिलचस्पी में इसमें। विश्व युद्ध कब हुआ था? 1916, 1940। इस समय ओलंपिक नहीं हुए थे। तो इस समय थोड़ा सा अ, ये जो हमारा रेसलिंग, इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। उसके बाद 2012 के ओलंपिक के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। फिर जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, उनके जो नए प्रेसिडेंट आए, नेनाद लेनोविक, जो कि सर्बिया से हैं। उन्होंने रेसलिंग के रूल्स मॉडिफाई करे ताकि वो इजी रूल्स रहे, जो ऑडियंस है उसको समझने में आसानी रहे रूल्स। तो इस तरीके से वापस से जो है वो रेसलिंग एक ओलंपिक का स्पोर्ट्स बना रहे हैं। इन्होंने बहुत एफर्ट किए। जो नए प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के, नेनाद नेनोविक, ये भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद, हाँ, धीरे धीरे जो है इसकी पॉपुलैरिटी कम होते गई। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा? जो एक गोल्डन ट्रायो थे, 3 प्रमोटर्स थे, एड लुइस, बिली सेंडो, ट्रूटस मेंडिस मुंडट। ठीक है। इन्होंने क्या करा? थोड़ा सा एक कोरियोग्राफ्ड तरीके से, मतलब ऑलरेडी स्क्रिप्टेड चीजें रहती थी। जैसा कि अभी आप जो स्क्रिप्टेड रेसलिंग होती है, जो एंटरटेनमेंट के लिए एक एमेच्योर रेसलिंग होती है, जो इसमें रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, जैसे हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइज कराती है इवेंट्स। और एक प्रोफेशनल रेसलिंग, मतलब जैसे WWE होती है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से स्क्रिप्टेड रहती है, ताकि उसको थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से और नाटकीय वे में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से 1920 के दशक में इन्होंने कोरियोग्राफ्ड मूव्स और स्क्रिप्टेड चीजें नाटकीय कहानियों के रूप में कुश्ती को बनाकर पेश करना चालू किया। ठीक है। उसके बाद फिर वही एमेच्योर फेडरेशन बनी, फिला। 1921, ये गलत दिया हुआ है, ये बनी थी 1912 में। ठीक है। 1912 में बनी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। फिला पहले नाम था, फिर 2014 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका नाम पड़ा। उसके बाद जो मॉडर्न हम रूल्स देखते हैं रेसलिंग के, ये 1928 में जो NCAA है, जो USA में इवेंट्स कराती है, ये एक टूर्नामेंट होता है NCAA चैंपियनशिप। तो इन्होंने अपने खुद के जो रूल्स है, नियम है, वो प्रकाशित किए। ठीक है। हाई स्कूल और कॉलेज रेसलिंग जो होती थी वहाँ पर। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर रेगुलेट हुई, रूल्स रेगुलेशन बने, और धीरे धीरे फिर स्कोरिंग स्टार्ट हुई 1940 से 1960 के दशक में। पहले सिर्फ पिन लगाकर, जो पिन अगर आप कर रहे हो अपने अपोनेंट को, दोनों कंधे विरोधी के जमीन मैट पे लग जाते थे, तो वो पिन हो जाता था और अपोनेंट जीत जाता था। तो इसके अलावा पॉइंट सिस्टम भी लाए, और अलग अलग होल्ड्स, कंट्रोल के पॉइंट, धीरे धीरे जो है वो रूल सिस्टम भी इसमें, स्कोरिंग सिस्टम भी आने लगा। ठीक है। तो ये बेसिक सा हमने एक इसका जो इतिहास है कुश्ती का, वो हमने पढ़ा। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम्म, एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसका, एंशियंट ओलंपिक्स में। हाँ, जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, 708 BC में जो है वो रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया एज अ सेंट्रल स्पोर्ट, पेंटाथलॉन। एक एंशियंट पेंटाथलॉन होती थी और एक मॉडर्न पेंटाथलॉन। मॉडर्न पेंटाथलॉन में अलग अलग इवेंट्स हैं। जो एंशियंट पेंटाथलॉन होती थी, उसमें ये इवेंट्स होते थे: लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, फुट रेस, स्टेडियम रेस। और जो रेसलिंग है, वो फाइनल डिसाइडिंग इवेंट रहता था। जो ये इवेंट जीत जाता था, तो वो पेंटाथलॉन का विनर कहलाता था। 18वें जो ओलंपिक थे, तब से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है।
तो इस तरीके से था। और जो मॉडर्न पेंटाथलॉन होती है उसमें शूटिंग और स्प्रिंट अलग अलग इवेंट्स होते हैं। मिलन वॉज द मोस्ट फेमस रेसलर। हाँ, और जो मिलन थे ये एक बहुत फेमस रेसलर थे उस समय के, और लगातार 6 बार ओलंपिक चैंपियन ये रहे। कब से कब तक, ये भी आप ध्यान रखना, 540 से 516 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो बीसी कहलाता है। ठीक है, तो 540 से 516 बीसी तक ये ओलंपिक चैंपियन रहे। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक, जैसा मैंने बताया, 10 गेम्स थे। उसमें से एक रेसलिंग भी था ग्रीको रोमन शैली में, जो कुश्ती स्पर्धा है वो भी ओलंपिक का हिस्सा बनी। पियर डे कोबर्टिन, उस समय वेट कैटेगरी नहीं थी। 5 कंप्यूटर्स अंडर रूल सिमिलर टू प्रोफेशन। हाँ, मतलब लगभग बहुत सीमित लोगों ने उसमें वो करा पार्टिसिपेट। क्लास चल रही है अभी। क्लास? तो आज पैसे भी अरे निकालना एक है? मिनट बात तो सुनो, हाँ। अभी क्लास चल रही है। अब ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी यार फिर। कितने बजे तक चलेगी? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। रिकॉर्ड? हाँ, आधे घंटे चलेगी, आधे घंटे। हाँ। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। आओ। हम्म, अब ये ऐप को ऑपरेट करना भी नहीं आ रहा है, इसमें स्टॉप कहाँ से होता है। ठीक है, चलने देते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? 10 पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। हम्म पेन कहाँ गया? ओलंपिक गेम पीरियड एक ओवरटीन। लगभग 5 प्रतिभागी थे, उन्होंने इसमें कुश्ती में पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट थी। और जो फर्स्ट चैंपियन थे वो जर्मन एथलीट शूमेन रहे। ओलंपिक में जो रेसलिंग पहली बार हुई उसमें जो चैंपियन रहे वो शूमेन रहे। वो अनट्रेंड एक एथलीट थे, मतलब उन्होंने स्पेशल ऐसी खास ट्रेनिंग नहीं ली थी रेसलिंग की। इसके अलावा उन्होंने जिम्नास्टिक और इक्विस्टेरियन जो इवेंट होते हैं, घुड़सवारी और जिम्नास्टिक, उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था। उसके बाद 1900 पेरिस पेरिस ओलंपिक में नहीं थी कुश्ती। उसके बाद 1904 में फर्स्ट टाइम फ्री स्टाइल रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। 1908 में दोनों को इंक्लूड किया गया, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती शैली दोनों को इंक्लूड किया गया। उसके बाद 1912 में फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं थी। ठीक है, और जो ग्रीको रोमन का मैच था, अल्फर्ड जोन पोलैंड और मार्टिन क्लेन जो रशिया के थे, वो लगभग 11 घंटे 40 मिनट चला, और ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दोनों का सेम स्कोर था। बाकी जो ये रशिया के एथलीट थे, रेसलर थे मार्टिन क्लेन, इनका वेट 8 केजी लेस था, तो इसलिए इस आधार पे इन्हें विजेता घोषित किया गया। उसके बाद 1916 वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गया। 1920 में दोनों फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन रेसलिंग दोनों जो कुश्ती शैली है वो ओलंपिक में रिज्यूम की गई। उसके बाद फिर 40 44 40 44 में जो है वो ओलंपिक नहीं, वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण, टू के कारण जो है ओलंपिक नहीं हुए। और उन 2004 में फीमेल रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक में। और कुछ फेमस रेसलर्स हैं, इनके बारे में आप इनके नाम ध्यान रखना। मिलान लोपेस 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं रेसलिंग में, ग्रीको रोमन रेसलिंग में, क्यूबा के हैं ये। काओरी ईचो जापान की फीमेल रेसलर है, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। एलेक्जेंडर कार्लिन ये भी रशिया के एथलीट रहे, बहुत सक्सेसफुल, 3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। यूएसए के रेसलर से ये हार गए थे इसमें 2000 में। शाओरी योशिदा जापान फीमेल, ये भी बहुत अच्छी एथलीट रही, 3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल रहा इनका। और इवार जॉनसन स्वीडन के रहे ये, 2 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे कौन से रेसलर रहे जिन्होंने फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों कुश्ती शैली में मेडल जीते। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है इनका, इवार जॉनसन। ठीक है, 1932 ओलंपिक में इन्होंने फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन दोनों शैली में गोल्ड मेडल जीता, और 36 वाले में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1904 में मेन ग्रीको रोमन वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगन्स इन वियना। हाँ, उसके बाद ग्रीको रोमन चैंपियनशिप स्टार्ट हुई। वैसे ऑफिशियल जो है वो 1950 से माना जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। बाकी फिर ये भी आप डेट ध्यान रखना। वैसे अगर ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते तो एग्जाम में देते नहीं है।
द मेन ग्रीको रोमन वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगिन इन वियना। हाँ, तो जो ग्रीको रोमन की वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो वियना में स्टार्ट हुई, और 51 में फ्री स्टाइल हेलसिंकी में स्टार्ट हुई। इसके बाद वाले ओलंपिक में मेडल लगा था, हेलसिंकी में हुआ था, तो आप ध्यान रख सकते हैं। 52 वाला जो ओलंपिक था, केडी जाधव रेसलर जो थे महाराष्ट्र के, उनका ब्रोंज मेडल लगा था। ठीक है। और इसके पहले ओलंपिक में, जो 1952 के पहले वाला ओलंपिक हुआ था 1948 में, उसमें इनकी फिफ्थ पोजीशन थी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे ये भी। 1961 में वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुई दोनों की, मतलब चैंपियनशिप वो बिगन ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। ओलंपिक ईयर के अलावा मतलब हर साल ये ऑर्गेनाइज होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओलंपिक ईयर में ये ऑर्गेनाइज नहीं होती है। ठीक है। वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 87 में नॉर्वे में स्टार्ट हुई। फिर 2005 से तीनों, मतलब फ्री स्टाइल मेल फीमेल और ग्रीको रोमन मेल, ये सभी तीनों जो इवेंट्स हैं ये एक साथ ऑर्गेनाइज किए जाने लगे 2005 से। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ 1973, टोलेडो यूएसए, यूएसए में होता है ये। उसके बाद ग्रीको रोमन वर्ल्ड कप, कुछ इवेंट्स इसके बाहर भी हुए थे, बाकी ज्यादातर ये यहीं पर टोलेडो यूएसओ, टोलेडो यूएसओ में, यूएसए में ही इसके वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराए गए। ग्रीको रोमन वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ? 1980 में। 2001 में फीमेल वर्ल्ड कप, फ्रांस। उसके बाद हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है, 6 टीम खेलती है इसमें। जो टॉप 5 टीम रहती है वो, और एक ऑल स्टार टीम जो रहती है। ठीक है। 5 टीम फ्रॉम प्रीवियस ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंक्लूडिंग द होस्ट, एक जो होस्ट कंट्री है वो भी रहती, उसकी टीम रहती है, और जो टॉप 5 टीम रहती है वो। ठीक है। और एक ये ऑल स्टार टीम। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एशियन गेम्स में पेन क्रिएशन 54 में आ गया था ये। जो रेसलिंग है वो, जो सेकेंड एडिशन था 1954, उसमें रेसलिंग आया था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अच्छा पहले इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में दिया हुआ है। तो जो मेंस टूर्नामेंट है वो 1979 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है उसका। वो अभी हाल ही में जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें भी इंडिया के बहुत से मेडल लगे। सुजीत कलकल, ये भी करंट अफेयर में आप पढ़ सकते हैं। एक 65 और 70 केजी में गोल्ड मेडल लगा, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेंस टूर्नामेंट बिगन हुआ जलंधर में। ठीक है, 1979 में। और 1996 में वुमेन जो चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हुई। हर साल होती है ये। उसके बाद एशियन गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं। 1951 में स्टार्ट हुए, पहला एडिशन न्यू दिल्ली में ही था, हमारा इंडिया में ही हुआ था पहला एडिशन। और जो सेकेंड एडिशन था 54, उसमें रेसलिंग और बॉक्सिंग इंक्लूड हुए थे। ठीक है। फ्री स्टाइल, सिर्फ फ्री स्टाइल जो है रेसलिंग, वो इसमें इंक्लूड की गई। जेपनीज रेसलर युकाता वॉन फॉर कंसेक्यूटिव गोल्ड। हाँ, अब ये फेमस मतलब अच्छे रेसलर रहे कंटिन्यू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, इनका भी नाम ध्यान रखना। उसके बाद 1962 से फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन दोनों कुश्ती शैली में कराया जाने लगा। और 2002 में फिर फीमेल रेसलिंग को भी एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया। इसमें शाओरी योशिदा जो है, इन्होंने लगातार मेडल जीते, 4 गोल्ड, बहुत अच्छी रेसलर है जापान की। 2002 से 2014 तक। उसके बाद कॉमनवेल्थ कंपटीशन, कॉमनवेल्थ गेम से भी अभी रेसलिंग रिमूव हो गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कब स्टार्ट हुए थे? 1930 हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो पहला इंडिविजुअल मेडल है वो रेसलिंग में ही आया था। जो राशिद अनवर हैं, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था कुश्ती में ही। तो कॉमनवेल्थ के भी पहले जो इंडिविजुअल मेडलिस्ट हैं, अ, वो राशिद अनवर रेसलिंग से ही है, और ओलंपिक में भी रेसलिंग से ही केडी जाधव। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गेम्स बिगन हैमिल्टन कनाडा में हुए, और इंक्लूडेड रेसलिंग इंक्लूडेड वन ऑफ द 6 ओरिजिनल डिसिप्लिन। हाँ, रेसलिंग फर्स्ट गेम से ही था इसमें। ठीक है, 6 जो ओरिजिनल डिसिप्लिन उसमें रेसलिंग भी इंक्लूड था। फिर वही 42-46 में वर्ल्ड वार 2 के कारण कैंसिल हो गए। और 98 और 2006, इन 2 ईयर में रेसलिंग रिटर्न टू रोस्टर, मतलब इसमें जो रेसलिंग था वो इंक्लूड नहीं था इन 2 एडिशंस में। उसके बाद फिर 2002-2010 में वापस से इंक्लूड किया गया। ठीक है। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप
85 में स्टार्ट हुई है टूर्नामेंट। टॉप रेसलर कॉम्बिनेशन बिगिन इन ग्लासगो, हाँ ग्लासगो में स्टार्ट हुई है। ठीक है। उसके बाद नेशनल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल गेम्स 1924 में स्टार्ट हुए। अभी फिलहाल उत्तराखंड में हुए थे, जो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, करंट अफेयर से आ सकता है। नेशनल गेम्स, इंडियन ओलंपिक गेम्स इन्हें बोलते थे। और 1924 में ये स्टार्ट हुए थे। 2 साल के अंतराल में ये होते हैं। उसके बाद इनको रिनेम किया गया 1940 में भी आ सकता है। इन्हें रिनेम कब किया गया, तो 1940 में इन्हें रिनेम किया गया नेशनल गेम्स के कारण। पहले इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स बोलते थे, फिर 1940 में नेशनल गेम्स, फिर 1951 में सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हुई, और 97 में वुमेन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हुई। इसके बाद ये फेडरेशन के बारे में आप पढ़ लेते हैं थोड़ा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कब इसकी स्थापना हुई, 1912 में। ये आप करेक्ट कर लेना, 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना हुई। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कुर्सेयर सुरवीवे, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है। 176 लगभग इतने अफिलेटेड इनके फेडरेशन से। नेनाद लेनोविक इसके प्रेसिडेंट है पहले, और अभी लेटेस्ट दो आप ध्यान रखना प्रेसिडेंट। हाँ, ये जो पहले हैं प्रेसिडेंट रहे, जो एनआर राबर्ग। ठीक है, एनआर राबर्ग जो रहे। और जो अभी लेटेस्ट जो है नेनाद लेलोविक। ठीक है, इसका इनका नाम ध्यान रखना, 2013 से है। जब ये अध्यक्ष बने थे इन्होंने रूल्स चेंज करे थे रेसलिंग के। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग दो ही होती है, एक तो ग्रीको रोमन रेसलिंग और एक फ्री स्टाइल रेसलिंग। ठीक है। उसके बाद और भी अलग अलग होती है, ग्रेपलिंग, बीच रेसलिंग। अभी बीच रेसलिंग भी, एशियन बीच रेसलिंग चाइना में हुई है, वहाँ पे भी इंडिया के मेडल हैं। वो भी आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हो। उसके बाद कुराश बेल्ट रेसलिंग, यहाँ पर ईयर्स हैं इसके दिए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, वो आप याद कर सकते हो। रैंकिंग सीरीज कब स्टार्ट हुई, 2018 में। और ये ऑफिशियल कब से हुई, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 1950 से। वर्ल्ड कप 73, अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप 2017, वेटरन 92, क्लब रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2014। उसके बाद ग्रेपलिंग 2000, पहलवानी रेसलिंग चैंपियनशिप 2016। उसके बाद पेन क्रिएशन 2009, बेल्ट रेसलिंग 2014। अब ये कुछ मेडलिस्ट हैं इम्पोर्टेंट इंडिया के। अब इसके साथ ही हम WFI का भी एक बार पढ़ लेते हैं। WFI की स्थापना कब हुई थी, 1952 में, 1952। और इसमें भी प्रेसिडेंट्स जो हैं, आप प्रेसिडेंट जो है संजय कुमार सिंह है, अभी हाल ही में इलेक्टेड हुए हैं ये। इसको भी एक बार आप पढ़ लेना जॉइंट। इसके बाद वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र कादियान, आसित शाह वाइस प्रेसिडेंट है, 4 वाइस प्रेसिडेंट है, SN पोनी, VN प्रसूद वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सतपाल सिंह देसवाल। ये एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है। अलग अलग कमिटीज बनी हुई है इसमें। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी, इसमें चेयरपर्सन कौन है, मोनिका खेरा। उसके बाद एथलीट कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, नरसिंह पंचम यादव। ये आप ध्यान रखना। सिलेक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो कौन है, इनके संजय कुमार सिंह जी जो हैं। प्रोटोकॉल कमेटी में श्री देवेंद्र सज्जन शर्मा जी ये हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल कंपटीशन में जो मेडलिस्ट है इनके नाम ध्यान रखना है हमें। KD जादव पहले मेडलिस्ट, उसके बाद सुशील कुमार 2008, सुशील कुमार 2014, योगेश्वर दत्त 2014, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, अमन शेहरावत। 2020 में 2 मेडल आए। तीसरा एक दीपक पुनिया थे, वो भी 4th प्लेस पर आए थे। लास्ट मिनट में वो बाउट उनकी बिगड़ गई थी। उसके बाद एशियन गेम्स चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, मारुति माने, करतार सिंह, इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। ये भी इंपॉर्टेंट रेसलर्स हैं। अब टोटल गेम ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन की, टोटल ओलंपिक गेम्स में कितने मेडल जीते हैं। अभी तक हमने 8 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 22 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ही है, जो 2010 में सुशील कुमार जी का लगा था गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियन बने थे वो।
तो एक लौता गोल्ड है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, रशिया में ऑर्गेनाइज हुआ था कंपटीशन। 5 सिल्वर इसमें, ठीक है। 16 ब्रॉन्ज, ये भी आप एथलीट्स के नाम पढ़ लेना एक बार। एशियन गेम्स में 65 मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा एशियन चैंपियनशिप में है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 114 मेडल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट परफॉर्मर्स रहे ओलंपिक में, इनके नाम हम ध्यान रख सकते हैं। फ्री स्टाइल फेदरवेट में अ, डिंकारो शिंदे डिकारो शिंदे, फोर्थ प्लेस इनकी रही। केडी जाधव सिक्स्थ प्लेस इनकी रही। सॉरी, मैंने फोर्थ आपको बताई थी, थर्ड, हाँ ठीक है। हाँ, ये भी ब्रॉन्ज मेडल का मैच हारे थे 48 में। उसके बाद फिर 52 में इनका फाइनली ब्रॉन्ज मेडल लगा। उसके बाद केशव मांगवे का फोर्थ मेडल लगा। उसके बाद 1960 में भी फिफ्थ पोजीशन लगी माधो सिंह की, और संजन सिंह की फिफ्थ पोजीशन लगी, इनकी सेवंथ लगी। उसके बाद बांटम वेट में बिशाम्बर सिंह, सुदेश कुमार 68 ओलंपिक में, उदय चंद सिक्स्थ पोजीशन। और उसके बाद 72 मुनीश ओलंपिक में, इसमें टेररिस्ट अटैक भी हुआ था इस ओलंपिक में। इसमें 52 किलो में सुदेश कुमार फोर्थ प्लेस, प्रेमनाथ फोर्थ प्लेस, ठीक है। उसके बाद 80 जो मॉस्को में हुए थे रशिया में, उसमें 68 में जगमंदर सिंह की फोर्थ प्लेस, महावीर सिंह की फिफ्थ प्लेस, इनकी सिक्स्थ प्लेस। ये भी एक बार आप नाम गो थ्रू कर लेना, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद 84 में 57 किलो में, अब देखो आप यहाँ पे जो हमारे लाइट वेट कैटेगरीज है, उनमें ज़्यादा पोजीशंस लगी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहती है इंडिया में। अभी भी जो ज़्यादातर मेडल लगते हैं हम देखेंगे, जो छोटी वेट कैटेगरीज रहती है, 57 किलो, 61 किलो, 65 किलो, इसमें ज़्यादा मेडल लगते हैं। सुनील दत्त सेवन्थ प्लेस, मेंस फ्री स्टाइल करतार सिंह 90 kg सेवन्थ प्लेस। सुभाष वर्मा सिक्स्थ प्लेस, मेंस ग्रीको रोमन पप्पू यादव, ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, एट्थ प्लेस। उसके बाद 66 किलो में सुशील कुमार, अ, उसके बाद 60 किलो में योगेश्वर दत्त 2012 ओलंपिक में, और उसी ओलंपिक में सिल्वर मेडल सुशील कुमार का। 2 सिल्वर मेडल है, एक तो ये है रवि कुमार दहिया, और एक सुशील कुमार जी का है। उसके बाद 2016 ओलंपिक में 2 ही मेडल लगे थे, एक पीवी सिंधु का और एक साक्षी मलिक का, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। उनका सिल्वर मेडल था पीवी सिंधु का। 58, ये करेक्ट करना पड़ेगा एक बार, इसमें कंफ्यूजन है मुझे। 68 वेट कैटेगरी थी इनकी शायद। ये भी मैच द कॉलम में आ सकता है, आप ध्यान रखना कि इधर नाम लिख देंगे साक्षी मलिक, ठीक है, कुछ भी, पूजा ढांडा, अमन शेहरावत, ऐसे नाम लिख दिए, फिर यहाँ पर इनकी वेट कैटेगरी लिख देंगे, और आपको इसे मैच द कॉलम करना रहेगा, और इसे ऑप्शन दे रखेंगे A B C D, ठीक है। तो इनकी वेट कैटेगरी पे ध्यान रखना। दीपक पुनिया ये फिफ्थ आए थे, लास्ट मिनट में बाउट इनकी बिगड़ गई थी, नहीं तो एक ब्रॉन्ज मेडल और लगता है यहाँ पर। रवि कुमार, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया। उसके बाद 2024 सेवन्थ पोजीशन 2 लगी निशा दहिया, रितिका हुड्डा, और जो मेडल है वो अमन शेरावत का लगा। ये यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है, इन्होंने 21 साल की एज में ओलंपिक पदक पदक प्राप्त किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यंगेस्ट एथलीट कौन है, तो अमन शेरावत का आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पढ़ लिया है, ये देख लिया है, और सब कुछ ऑब्जेक्टिव है वो हम कर लेते हैं। बाइलिंगुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप इसके बारे में देख ही लिया था। बस इसके लेटेस्ट इवेंट ध्यान रखना। जो प्रीवियस था वो जागरेब ओपन, जागरेब जो है वेन्यू यहाँ पर हुआ था, उसके पहले तिराना में हुआ था, और जो अगला इवेंट है 2026 का वो मनामा में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके अलावा तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं, इसके बारे में एक बार आप पढ़ सकते हो। इसमें भी जो इंडिया के हैं उनके बारे में आपको एक बार नज़र मार लेनी है। जैसे ये यहाँ पर है विनेश फोगट का 2012 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लगा। अंतिम फंगाल का 2023 में ब्रॉन्ज मेडल, फिर ये ब्रॉन्ज मेडल लगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इवेंट्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कुछ कर लेते हैं हम। हाँ, ये जो मैंने बताया था आपको, उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। जो रेसलिंग है वो पेंटाथलॉन का हिस्सा कब बना, तो कब बना ये 708 BC में। आप पोस्ट करके एक बार खुद से भी कर सकते हो।
हु वाज कंसिडर्ड मोस्ट फेमस रेसलर एंशियंट ओलंपिक 740 से 515 भी हमने पढ़ा था। कौन था ये? मिलन। ठीक है, मिलन रेसलर थे। फाउंडर लीडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक एथेंस। कौन है इसके संस्थापक कौन रहे? पियर डे कुबर्टिन रहे। एथेन रेसलिंग टूर्नामेंट फॉलोइंग वाज ट्रू। क्या ट्रू है इसके बारे में? जो पहला ओलंपिक रेसलिंग टूर्नामेंट था उसके बारे में क्या है सही? वेट देयर वर नो वेट कैटेगरीज, हाँ ये सही है। देयर वर थ्री, गलत है। स्टाइल वाज, डी ऑप्शन सही है इसका, कोई वेट कैटेगरी नहीं थी। हु वाज फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक चैंपियनशिप इन 1986? पहला ओलंपिक चैंपियन कौन रहे? शूमैन रहे। ठीक है। व्हाट हैपन टू रेसलिंग एट 1900 पेरिस ओलंपिक्स? तो 1900 में तो था ही नहीं इवेंट। इट इंट्रोड्यूस वेट क्लास, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। फ्री स्टाइल रेसलिंग कब आया हमारा? जो जो फ्री स्टाइल रेसलिंग था वो 1904 में आया। ठीक है, 1900 में तो था ही नहीं, 1904 में आ गया था ये। उसके बाद 908 लंदन ओलंपिक्स, विच स्टाइल ऑफ रेसलिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड? अच्छा अच्छा, 1908 लंदन ओलंपिक्स में विच स्टाइल वाज ऑर्गेनाइज? तो बोथ फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों ही ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये तो होगा नहीं। बोथ फ्री स्टाइल एंड ग्रीको रोमन। ठीक है। विच स्टाइल वाज नोटेबल अपसेंट इन 2012 स्टॉकहोम ओलंपिक्स? ठीक है। तो ये जो स्टॉकहोम ओलंपिक्स रहा उसमें कौन सी स्टाइल जो हमारी है वो अपसेंट रही? तो इसमें ग्रीको रोमन जो है वो अपसेंट रही। ठीक है। लेजेंडरी मैच बिटवीन पोल एंड रशियन, हाउ लॉन्ग, कितनी देर चला ये? तो ये 11 घंटे 40 मिनट चला ये। उसके बाद रशियन रेसलर्स मैराथन मैच डिस्पाइट हैविंग सेम स्कोर्स। हाँ हाँ, मतलब बहुत लंबा मैच चला था 1912 में इन दोनों के बीच। तो वो किस तरीके से जीते थे? हु ही हु स्कोर लास्ट पॉइंट, पोलिश रेसलर फॉरफिट, ही वॉन बाय वेट। हाँ, वेट कम था इसलिए वो जीत गए थे। 1916 ओलंपिक कैंसिल क्यों हुए? तो वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हुए। व्हेन फीमेल ऑफिशियली स्टार्टेड? हाँ, फीमेल रेसलिंग कब स्टार्ट हुई? 2004 में। क्यूबन रेसलर मिलान लोपेज अचीव्ड हिस्टोरिकल माइलस्टोन बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन विच सीक्वेंस? या सीक्वेंस बताना है इसमें आपको कि किन इवेंट्स में लगातार जीते वो। तो लगातार ही मेडल थे उनके, तो 2004 से स्टार्ट हुए थे उनके मेडल, तो ये नहीं है। 2008, 12, 16, 20 ये हो सकता है या है, ये नहीं है। 12, 16 सीक्वेंस बताना है ना हमको, तो सीक्वेंस तो यही सही है। 2018, 12, 16, 20 और 24। 2012, 16, 20, 24। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके, क्योंकि लगातार मेडल थे उनके 2004 से लेकर। तो फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, बाय विनिंग इन विच सीक्वेंस इन ओलंपिक। हाँ, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। वैसे तो उन्होंने 2004 से 2024 तक लगातार ओलंपिक मेडल जीते थे। विच जैपनीज फीमेल रेसलर वॉन कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल फ्रॉम 2004 से 2016? तो 2004 से काओरी ईशो। हाँ, डबल लेग अटैक बहुत बढ़िया करते थे। तो लगातार इनके मेडल थे 2004 से 2016 के बीच। ठीक है। उसके बाद रशियन लेजेंड अलेक्जेंडर कार्लिन ओलंपिक मेडल रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। जैपनीज शाओरी योशिदा इंक्लूड, 1 सिल्वर मेडल था इनका। हाँ, ये 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल था इनका, शाओरी योशिदा का। ग्रीको रोमन रेसलिंग चैंपियनशिप बिगेन कब स्टार्ट हुई? 1904 में स्टार्ट हुई। इजी इजी क्वेश्चन से तो आप भी कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगिन हेलसिंकी में फ्री स्टाइल हुई। उसके बाद वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगेन, तो ये 87 में बिगेन हुई, स्टार्ट हुई। जो महिलाओं की जो कुश्ती स्पर्धा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो 87 में स्टार्ट हुई। अच्छा, इन विच ईयर फ्री स्टाइल बिन टुगेदर? अच्छा, जो तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मेल फीमेल और फ्री स्टाइल, मेन वुमेन और ग्रीको रोमन, तीनों एक साथ कब से कराई जाने लगी? 2005 से कराई जाने लगी। इन विच सिटी फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप स्टार्टेड? फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप तो टोलेडो यूएसए में स्टार्ट हुआ। हाउ मेनी टिपिकली पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग वर्ल्ड कप? 5 टीम और एक ऑल स्टार टीम, अभी हमने डिस्कस किया था।
व्हेन डिड मेंस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिगेन? मेंस ना, तो मेंस तो जालंधर में हुई थी 79 में। 51 में तो थी नहीं, ये तो 96, ठीक है। 79 जालंधर में। कौन से एडिशन में रेसलिंग थी? तो दूसरे एडिशन में थी। दूसरा एडिशन कहाँ है? ये रहा दूसरा एडिशन। कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड फर्स्ट सबसे पहले कब हुए? 1930। अब इसके भी नाम बदलेगा अलग अलग, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले 1930 में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते थे। फिर धीरे धीरे इसके नाम बदले गए, और इस तरीके से ये हुआ। 40 मिनट्स। रेसलिंग डिड नॉट फीचर टू एडिशंस ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन कौन से दो जो एडिशंस थे उसमें जो रेसलिंग है वो कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं रही? तो 98 और 2006 में नहीं रही। ओरिजिनली स्टार्टेड नेशनल गेम्स को क्या बोलते थे जब 2024 में जब वो स्टार्ट हुए थे? तो ओलंपिक गेम्स बोलते थे, इंडियन ओलंपिक गेम्स। वुमेन्स सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप कब स्टार्ट हुई? 1987। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी को पहले क्या बोलते थे? तो पहले फिला बोलते थे, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड है फेडरेशन इंटरनेशनल डी, इसका ये फुल फॉर्म था, पहले बोलते थे। फिर इसे फिला चेंज्ड इट नेम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कब नाम चेंज हुआ इसका, फिला से यूडब्ल्यूडब्ल्यू चेंज हो गया 2014 में, ठीक है। हु सर्व प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग क्रेडिटेड सर्विंग ओलंपिक स्पोर्ट्स। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड रेसलिंग एंड इज क्रेडिटेड विथ सेविंग द स्पोर्ट्स ओलंपिक स्टेटस। हाँ, नेनाद ये नेनाद लेनोविक, ठीक है। ये नहीं है, थॉमस बेक तो प्रेसिडेंट थे इसके अपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, अब चेंज हो गए हैं। अब क्रिस्टनी कंट्रोवर्सी, क्रिस्टनी करके जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? तो क्रिस्टनी एक स्विमर है, ओलंपिक स्विमर है, तो वो भी प्रेसिडेंट बनी आईओसी की। तो ये भी आप ध्यान रखना। थॉमस बैक जो थे वो अब हट गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। विच हिस्टोरिकल फीट डिड क्यूबन मिलान लोपेज एट ओलंपिक्स? अच्छा, ठीक है। तो क्या इन्होंने अचीव करा माइलस्टोन? तो इन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग सस्पेंशन ऑफ विच नेशनल फेडरेशन? अच्छा, किस नेशनल फेडरेशन का सस्पेंशन किया? तो हाँ, डब्ल्यूएफआई का करा था, कुछ विवाद हुए थे, फिर वापस से इन्हें सर्टिफिकेशन मिल गया था सस्पेंशन के बाद, ठीक है। इन विच रेसलर सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल 57 किलो 2024, ठीक है। जो यंगेस्ट रेसलर है अमन शेहरावत, 57 किलो में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। उसके बाद विच इंडियन फीमेल रेसलर सफर्ड हार्ट ब्रेकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर गोल्ड मेडल मैच, ठीक है। विनेश फोगट जो थी, कुछ वेट रखा मारा था उसके कारण डिस्क्वालीफाई हो गए थे, गोल्ड मेडल नहीं तो एक को इंडिया को मिल जाता। इन इंटरनेशनल फ्री स्टाइल ग्रुप रेसिंग हाउ इज द स्टैंडर्ड सीनियर मैच टाइम? हाउ इज स्टैंडर्ड सीनियर मैच टाइम, ठीक है। सीनियर कंपटीशन में तो दो ही होते हैं, 3-3 मिनट के 2 राउंड, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट वैल्यू रेस्टर सिंगल एक्शन? 5 पॉइंट का थ्रो मार सकते हैं हम हाईएस्ट, ग्रेट एम्पलीट्यूड थ्रो मारते हैं, ठीक है। विच कंडीशन फ्री स्टाइल ड्यू टू अ टेक्निकल सुपेरियरिटी? 10 पॉइंट से टेक्निकल सुपेरियरिटी हो जाती है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन से। डिस्टिंग्विश मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्री स्टाइल, विच रूल डिस्टिंग्विश फ्री स्टाइल से? कौन सा जो रूल है वो डिफर करता है, मतलब ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में कौन सा जो रूल है दोनों को अलग करता है? चोक होल्ड्स आर लीगली परमिटेड, मैच आर डिसाइडेड एंटायरली बाय जजेस रेदर देन पॉइंट्स, ये तो नहीं है। रेसलर वियर पहलवान सिंगलेट की बजाय, नहीं ये भी नहीं है। रेसलर्स में नॉट अटैक अपोनेंट्स लेग, हाँ ये सही है। लेग के ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ओलंपिक ग्लोबली, ओलंपिक रेसलिंग ग्लोबली? तो ग्लोबली जो है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ही कंट्रोल करता है। उसके बाद फ्रॉम फॉलोइंग पेरिस 2024 डिस्क्वालिफिकेशन विनेश फोगट अपील्ड फॉर अ शेयर्ड सिल्वर मेडल टू विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडी? फॉलोइंग द पेरिस 2024 डिस्क्वालिफिकेशन विनेश फोगट अपीयर्ड फॉर शेयर मेडल स्पोर्टिंग बॉडी। हाँ, मतलब उन्होंने कहाँ पर वो करा था वापस से? तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ फॉर स्पोर्ट्स रहता है, यहाँ पर इन्होंने अपील की थी, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडी यहाँ पर जो है वो सुनवाई होती है, जो इस तरीके के केसेस वगैरह होते हैं उनकी, तो यहाँ पर उन्होंने की थी। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है सीएस का?
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। विच ऑफ दीज इवेंट इज ओनली ऑर्गेनाइज एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में एक, तो 4 साल में ओलंपिक होता है और एशियन गेम्स हमारे होते हैं, ठीक है। एशियन गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप भी होता है, वर्ल्ड कप भी हर दो एक एक साल हर साल होता है, ठीक है। रेसलिंग भी हर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हर साल होती है एक्सेप्ट ओलंपिक ईयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड कप इन UWW रेसलिंग, ठीक है। हाँ, तो ये सिर्फ फ्री स्टाइल में होती है, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड चैंपियनशिप हैपेंड आफ्टर 4 ईयर, ओनली प्रोफेशनल्स, द वर्ल्ड चैंपियनशिप इज इंडिविजुअल बेस्ड, इज ड्यूअल मीट, नहीं नहीं, यही ओनली फ्री स्टाइल में होता है ये। फोर्थ एशियन गेम टुक प्लेस बोथ फीमेल रेस स्टाइल, इन विच ईयर फोर्थ एशियन गेम्स, तो फोर्थ पहला हुआ था हमारा 51, फिर 54 दूसरा हो गया, फिर चार और जोड़ दो 58, तो 62। क्वेश्चन में आंसर दे रखा है इन्होंने, फोर्थ था 62। इन विच इन व्हाट ईयर डिड द फोर्थ एशियन गेम्स टेक प्लेस वेयर बोथ फ्री स्टाइल फीचर्ड, हाँ 62, इजी क्वेश्चन था ये भी। फीमेल मेल रेसलर वॉन कंजिक्यूटिव 4 गोल्ड मेडल किसने जीते, हमने पढ़ा था युकाटा कानेको, युताका कोनेको, ठीक है। इन्होंने जीते थे लगातार 4 गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप में। इतने क्वेश्चन से, हाँ, ये इसके आंसर की भी एक बार आप चेक कर लेना, कभी कुछ क्वेश्चन मैंने गलत बताया हो आंसर तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन अ रेसलर पुट्स देयर अपोनेंट फैट ब्लैक ऑन मैट एंड होल्ड देम देयर इज इमीडिएटली एंड द मैच पिन फॉल, अगर आपने अपोनेंट के दोनों जो फीट है वो आपने अगर उसको चित कर दिया है तो क्या बोलेंगे, उसे हम पिन फॉल बोलेंगे, ठीक है। मतलब मैच एंड्स विच विनर्स टिपिकली डिटरमाइन, हाँ, अगर 2-2 के स्कोर पर खत्म होती है कुश्ती तो किस तरीके से डिसीजन आएगा उसका, ओवर टाइम, गोल्डन स्कोर, कॉइन टॉस, ये तो पहले था, अब हट गया है। वेट इन वेइंग द एथलीट्स अगेन, नहीं। क्राइटेरिया हाईएस्ट वैल्यू लीस्ट कॉशन, हाँ। क्राइटेरिया सच एज लीस्ट पॉइंट, हाँ, ये देखते हैं हम लीस्ट क्वेश्चन किसके हैं, लास्ट पॉइंट किसने स्कोर किया है, इस तरीके से विनर डिसाइड होता है, ठीक है। पैसिविटी रूल मॉडर्न रेसलिंग प्रिवेंट व्हाट, पैसिविटी का रूल है वो क्यों लाया गया, ताकि डिफेंसिव रेसलिंग ऑफेंसिव रेसलिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, रक्षात्मक निष्क्रियता, हाँ ये आएगा। फ्लिंग द मैट इलीगल होल्ड, हाँ, स्टालिंग एंड डिफेंसिव इन एक्शन, ठीक है। उसके बाद विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफिशियली इंटीग्रेटेड इनटू रूल्स टू रिजॉल्व स्कोरिंग डिस्प्यूट ड्यूरिंग मैचेस, हाँ, वीडियो चैलेंज सिस्टम, डिस्प्यूट नहीं हो इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।